नमस्कार मित्रों, अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, हमारा प्रत्यय का जो प्रकरण है लगातार चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 15-20 प्रत्यय, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कृदंत वाले 7 प्रत्ययों के बारे में बताया है। आज की क्लास में हम 7 प्रत्यय और जानेंगे, यानी आज की क्लास में हमारा कृदंत प्रकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में तद्धित बचेगा और स्त्री प्रत्यय बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हम आपको 7 और कृदंत वाले प्रत्यय बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उसमें ट्रिक समझाऊंगा आपको क्या ध्यान रखना है, जिससे कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं कि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज प्रत्यय लिखें आप। मैं 2 प्रत्यय एक साथ बताऊंगा, क्योंकि दोनों प्रत्यय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर के हम चलेंगे। देखिए, पहला प्रत्यय हमारा रहेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, एक प्रत्यय रहेगा हमारा क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि। ठीक है, और दूसरा प्रत्यय रहेगा हमारा शानच। ऐसे हमारे 2 प्रत्यय रहेंगे। ठीक है ना, दोनों प्रत्ययों के बारे में हम जानेंगे। मैं यहां पर इनको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, जिससे कि आराम से इनको समझ सकें। देखिए, क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय। ठीक है बच्चों, क्षत्रि प्रत्यय हम कैसे करते हैं, किससे करते हैं, क्या इसमें शेष रहता है, इससे बनने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं कि एक लिंग में होते हैं, इनका जो शब्द बनेगा वो किस तरह का होता है, इसमें क्या ट्रिक होती है, ये सब चीजें आप अभी आराम से सीख जाओगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भाई क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय जो हैं, ये दोनों किस अर्थ में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझ लो कि ये वर्तमान कालिक अर्थ में होते हैं। ठीक है, किस अर्थ में होते हैं, वर्तमान कालिक। तो आप लिख सकते हैं वर्तमान कालिक अर्थ में। ठीक है, वर्तमान कालिक अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कि जाता हुआ, आता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, हंसता हुआ। ठीक है ना, पी रहा है, जा रहा है, इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वहां पर हम क्षत्रि और शानच का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे टीवी देखती हुई बालिका खाना खाती है। ठीक है, दूरदर्शन देखती हुई बालिका खाना खाती है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें हम क्षत्रि और शानच का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कि वर्तमान कालिक अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है, यहां भी सेम रहेगा। ठीक है, यही चीज आप यहां पर लिख लेंगे, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा क्योंकि सेम चीज है इसलिए। अब देखो, यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, इन दोनों की सत संज्ञा होती है। क्या होती है, सत। तो यहां पर आप लिख लेंगे, इसको कहीं पर भी नोट कर लेंगे, इन दोनों की सत संज्ञा होती है। एक सूत्र है तौ सत, तौ सत। इसका मतलब है कि क्षत्रि और शानच प्रत्यय जो है, इन दोनों की सत संज्ञा होती है, अर्थात तो क्षत्रि और शानच इन दोनों प्रत्ययों को सत कहते हैं। सत, मान लो सवाल आया कि सत प्रत्यय कौन सा है, तो क्षत्रि और शानच को सत कहते हैं। जैसे हमने त और तवतु को निष्ठा बताया था, इसी तरह यहां पर क्षत्रि और शानच को क्या कहते हैं बच्चों, सत प्रत्यय कहते हैं। दोनों को कहा जाता है, ऐसा आप इसमें लिख लेंगे समझने के हिसाब से। अब देखिए, अलग अलग हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्षत्रि की बात करें तो क्षत्रि में बच्चों यहां पर लिख लेंगे आप, अत शेष रहता है, अत शेष। क्या शेष रहेगा, अत। इधर बात करें हम तो यहां पर लिख लेंगे आप, शानच में क्या शेष रहेगा बताइए, शानच में रहेगा आपका आने या माने। ठीक है, आने रहेगा या माने रहेगा, कैसे रहेगा, इनमें क्यों अंतर आ रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। इसके बाद में आगे ध्यान रखना, क्षत्रि प्रत्यय जो होगा वो केवल और केवल परस्मयी पदी धातुओं से होगा बच्चों, परस्मयी पदी धातुओं से होगा, परस्मयी पदी धातुओं से होगा केवल और केवल, क्या, क्षत्रि प्रत्यय। और इधर हम बात करें शानच प्रत्यय की तो ये होगा बच्चों आत्मने पदी, आत्मने पदी धातुओं से। किससे होगा, आत्मने पदी धातुओं से होगा। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए तीनों लिंगों में रूप चलेगा, तीनों लिंगों में रूप चलेगा, यहां भी तीनों लिंगों में रूप चलेगा, तीनों लिंगों में रूप चलेगा। ठीक है, देखिए तीनों लिंगों में रूप चलने का मतलब है कि इससे जो शब्द बनेगा उस शब्द का रूप तीनों लिंगों में रहेगा, यानी कि पुल्लिंग में भी रहेगा, स्त्रीलिंग में भी रहेगा और नपुंसक लिंग में भी रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर कि वर्तमान काल के अर्थ में दोनों प्रत्यय होते हैं। क्षत्रि के अंदर अत शेष रहता है, शानच में आन या मान शेष रहता है, परस्मयी पदी धातुओं से क्षत्रि प्रत्यय होता है, आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय होता है।
इनके जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या समझनी है आपको, वो समझिए आप। ट्रिक देखिए, ट्रिक में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्षत्रि की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्षत्रि के अंदर देखिए इसमें आता है आपका कोई जब धातु होगी तो उसमें लास्ट में आपको अन दिखाई देगा, अन, अंति और अत, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय है, अन, अंति। अब अंति की जगह यहां पर कुछ उदाहरणों में अति भी आ सकता है, अति, मैं बताऊंगा अभी ऐसा कब आता है, अन, अंति या अति या फिर अथ। इस तरह का यदि आपको दिखता है कोई शब्द, ठीक है ना, तो समझ जाना वहां पर क्षत्रि प्रत्यय होगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे पठ धातु है, तो पठ धातु में हमने अन जोड़ा तो बन गया पठन, ये आपका पुल्लिंग का रूप बन गया बच्चों। ठीक है, क्षत्रि लगाने के बाद में यदि हम पठ धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो हमने कहा कि भाई क्षत्रि के अंदर अन आपको बचाना है, वैसे अत बचता है लेकिन अत आपका अन में बदल जाएगा, ऐसे आपको समझना है। मैं तरीका बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट ट्रिक समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर पठन हो गया, इसके बाद में अंति जोड़ दो तो बन जाएगा पठंती, ये आपका स्त्रीलिंग का रूप बन गया। इसके बाद में आगे है पठत, तो पठत हो गया आपका नपुंसक लिंग का रूप। ऐसे करके यहां पर आप देखेंगे तीनों लिंगों में रूप बन चुका है, पठन, पठंती, पठत। पठन यानी होता है पढ़ता हुआ और पठंती यानी पढ़ती हुई, ऐसे। तो ये हमारा जो रूप है ना, ये क्षत्रि प्रत्यय का रूप है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां ये समझ गए, ऐसे ही आपको ट्रिक यहां पर समझनी है शानच के अंदर। तो शानच के अंदर क्या रहेगा समझ लो, शानच में रहेगा आने हैं या माने हैं, ठीक है, आने हैं या माने हैं, ये तो हो गया पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में आना या माना, नपुंसक लिंग में आनम या मानम, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, ये हो गया नपुंसक लिंग। ऐसे इसमें आपके रूप बनते हैं। अब ये यदि आपको किसी शब्द में मिलते हैं तो आप समझ जाना कि इसमें शानच प्रत्यय है। कौन सा है, शानच। आपको एक उदाहरण हम बताते हैं, जैसे लव धातु है। अब लव धातु का रूप आपको पता है आत्मनेपदी में चलता है, लव है, सेव है, याच है, मुद है, ये जो धातु है ये आत्मनेपदी वाली है, इनका रूप अलग चलता है। जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेते, सेवध्वे, सेवे, सेवा वही, सेवा मही, लवते, लवेते, लवंते, लवसे, लवेते, लवध्वे, लवे, लवा वही, लवा मही, ऐसे रूप चलता है इसका। और पठ धातु का अलग चलता है, तो पठती, पठता, पठंती, क्योंकि पठ धातु आपकी परस्मय पदी है तो उसका रूप अलग चलता है, और लव धातु आत्मनेपदी है तो उसका रूप अलग चलता है। तो जितनी भी आत्मनेपद की धातु होंगी उन्हीं में हम शानच कर सकते हैं। ठीक, अब देखो एक उदाहरण देखते हैं। लव धातु में हम जोड़ेंगे इनको, लव धातु में जोड़ करके हम पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो बन जाएगा लभ मान है, लभ मान है पुल्लिंग हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग में बनेंगे लभ माना, नपुंसक में क्या बनेगा लभ मानम। इस तरह से इसमें आप रूप बना लेंगे। ये इसमें जो सामान्य बातें हैं वो हो जाती हैं। अब इसमें मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, तरीका क्या है इसका प्रत्यय लगाने का वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, इतना आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा दूंगा दोनों तरफ से, उसके बाद में इसमें कैसे हम प्रत्यय लगाते हैं किसी भी धातु में उसका मैं आपको तरीका समझाता हूं, उसके बाद में हम उदाहरण इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये चीजें आप याद रख लोगे ना तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। कोई भी उदाहरण देख लेना आपकी किताब में, पासों में जो भी आपके पास है उसमें आप सारे उदाहरणों को देख लेना, सारे उदाहरणों में आपको अन मिलेगा, अन, ठीक है, ध्यान रखना। ने हलंत है, अन मिलेगा तो समझ लेना वहां पर आपका क्षत्रि प्रत्यय है। अंति मिलेगा या अति मिलेगा तो समझ लेना वहां भी क्षत्रि प्रत्यय है। अत मिलेगा, पठत है, गच्छत है, ठीक है ना, धावत है, हसत है, वदत है, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं सबके सब किसके हैं, क्षत्रि के हैं। इधर आपका आने है माने मिलेगा या फिर आना माना मिलेगा, आनम या मानम मिलेगा। जैसे कि पच माने है, क्योंकि पच धातु जो है वो उभयपदी है, दोनों तरफ चलती है, तो पच में भी आपका शानच लग जाएगा। लब माने है, वर्त माने है, वर्ध माने हैं, ठीक है ना, मोद माने हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि आप बोल सकते हैं सेब धातु है तो सेब माने हैं। ऐसे बहुत सारी धातु हैं जिनमें हम शानच लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम प्रत्यय लगाते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक प्रोसेस समझा रहा हूं कि किसी भी धातु के अंदर हम इन दोनों प्रत्ययों को कैसे लगाएंगे। ठीक है, समझ लो अच्छे से। सबसे पहले मैं क्षत्रि प्रत्यय बता रहा हूं, क्षत्रि प्रत्यय कैसे लगेगा किसी भी धातु के अंदर। देखिए जैसे मान लो हम पट धातु में लगाना चाहते हैं क्षत्रि प्रत्यय, पट धन क्षत्रि। अब देखो इसका वैसे आप देखोगे पूरी प्रोसेस के हिसाब से तो ये काफी लंबा मैटर रहेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक से आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बस हमें यही तो चाहिए। अब देखो पट धातु में आप क्षत्रि प्रत्यय लगाने वाले हैं तो आपको क्या है, पट धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आना चाहिए।
देखिए बताइए क्या बनेगा पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो यहां बनता है आपका पठंती, पठती, पठतः, पठंती। जिस भी धातु में आपको क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है, आपको उस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप याद होना चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन का। जैसे पठ का है पठती, पठतः, पठंती। अब पठंती में ही मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है ये, ठीक। अब देखिए यहां पर पठंती के आधार पे मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यदि आप पुल्लिंग में बनाओगे क्षत्रिय का रूप तो कैसे बनाओगे। पुल्लिंग के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, ई और तय को हटा देना है पठंती में से। पठंती में से ई और तय को हटा दो, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा पुल्लिंग का रूप, और इसमें आपका क्षत्रिय प्रत्यय लग चुका है। हमने यही तो कहा कि अन जोड़ना है सीधा, ठीक है, वो भी एक तरीका था और ये भी एक तरीका है। इसके बाद में स्त्रीलिंग के अंदर क्या करना है, स्त्रीलिंग में इसमें जो ई है इसको दीर्घ कर देना है, बस ऐसे पठंती। इसके बाद में नपुंसक लिंग की बात करें बच्चों, तो नपुंसक लिंग में क्या करना है, नपुंसक लिंग में ई और ने का लोप कर देना है, तो बच जाएगा पठत। इस तरह से आप कितने भी उदाहरण बना लीजिए, यही तरीका है क्षत्रिय प्रत्यय लगाने का, यह तरीका है। जिस भी धातु में लगाओगे उसका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप याद होना चाहिए। ऐसे ही आपको शानच प्रत्यय की प्रोसेस बताता हूं कि शानच प्रत्यय कैसे लगाते हैं। शानच प्रत्यय आपको पता है आत्मनेपद की धातुओं में लगेगा, तो कोई भी धातु हम ले लेते हैं, जैसे कि लव धातु ले लेते हैं। अब लव धातु का आपको प्रथम पुरुष एक वचन का रूप याद होना चाहिए। यहां पर एक वचन से काम चलेगा, यहां पर बहुवचन का रूप याद होना चाहिए, ठीक है, उसी से सीख जाओगे। तो यहां पर देखो लभते बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में लभते बनता है। क्या बनता है, लभते। अब यहां पर क्या करना है, हम इसमें शानच लगाएंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग बनाएंगे, उसके बाद में हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे नपुंसक लिंग। तीनों में बनाएंगे हम शानच लगा करके, तीनों लिंगों में आपका शब्द बनेगा। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग बनाते हैं। तो पुल्लिंग बनाने का तरीका क्या है वो समझ लो आप। ये ते देख रहे हैं ना बच्चों, ते, इस ते से पहले, यहां पर ते से पहले यदि ए आ रहा हो, ए, बात को समझना, ते से पहले यदि ए आ रहा हो तो आपको ते को हटा करके मानह जोड़ देना है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ते को हटा करके मानह जोड़ देना है। अब बताओ, ते से पहले ल भय, भय में ए आ रहा है, तो यहां पर ते को हटा करके आपको मानह जोड़ देना है, तो बन जाएगा लभ मानह। यदि ते से पहले ए नहीं आ रहा है और कोई स्वर आ रहा है तो आपको मानह नहीं जोड़ना, फिर आपको आनह जोड़ना होगा। आने जोड़ेंगे, फिर हम क्या जोड़ेंगे, आने हैं, ऐसे। यही अंतर है आने और माने में। अब आप समझ गए होंगे कि आने कब आएगा और माने कब आएगा। यहां ते से पहले यदि ए आ रहा है, जैसे लभते, सेवते, तो आपको माने जोड़ना है, और यदि ते से पहले ए नहीं आ रहा है तो आपको आने जोड़ना है। ये वाला आने है। क्लियर बच्चों, ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हो। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग में बनाएंगे, तो स्त्रीलिंग में तो लभ माना, इसके बाद में इसमें लभ मानम। आसान है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने तरीका समझाया है, ये प्रोसेस है, क्षत्रिय कैसे लगाते हैं, शानच कैसे लगाते हैं धातु में। अब किसी भी धातु में लगा लेना, तरीका यही रहेगा हमारा, ठीक है बच्चों। अब रूप याद होना चाहिए आपको, तभी जाकर के लगा पाओगे आप, ठीक है। अब इतना नोट कर लो आप, ये तरीका लिख लीजिए, इसके बाद में मैं उदाहरण समझा रहा हूं दोनों के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए उदाहरण देखते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं, मैं दोनों के उदाहरण बताऊंगा। सबसे पहले हम क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय में मैंने आपको बताया, इसमें जैसे कि आएगा अन और अंति या अति और आएगा अथ, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। तो उदाहरण देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे जो सरल उदाहरण है हम लिख रहे हैं पठ धातु। पठ धातु में आप क्षत्रिय लगाओगे तो बनेगा आपका पठन, देखो अन आ गया, और स्त्रीलिंग में बनाओगे तो बन जाएगा पठंती, और नपुंसक लिंग में बनाओगे तो बन जाएगा पठत। मैं एक ही बनाऊंगा, बाकी आप खुद बनाएंगे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाला। 2 नंबर पे लिखेंगे आप, जैसे मान लो हमारी गम धातु है, गम, गम, तो गम में बनाएंगे आप गच्छन। क्या बनेगा, गच्छन। जो मैंने तरीका बताया उस तरीका से आप देख लेना, सेम टू सेम बनेगा, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद में हस धातु है, हस, हस यानी हंसना, तो यहां बनेगा हसन, देख लो। इसके बाद में 4 नंबर पे है हमारी क्रीड धातु बच्चों, क्रीड यानी खेलना होता है, तो यहां क्या बनेगा बताओ, क्रीडन। क्या बनेगा, क्रीडन। इसके बाद में क्रीड धातु के बाद में है श्रु धातु, श्रु,
श्रु। अब श्रु का मतलब होता है सुनना। अब यहां पर श्रु का रूप आना चाहिए आपको, तभी जाकर के सही बन पाएगा। तो श्रृणोति, श्रृणुतः, श्रृणवंती, श्रृणवंती इस तरीका से रूप चलता है, आपको पता होगा। तो यहां पर इस तरह से बनेगा श्रृणवन, श्रृणवन, क्योंकि रूप याद होना चाहिए। श्रृणोति, श्रृणुतः, श्रृणवंती इस तरह से रूप चलता है, तो यहां बनेगा आपका श्रृणवन यानी सुनता हुआ। श्रृणवन यानी सुनता हुआ, इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है। अब एक धातु हमारी क्री, क्री धातु में बनता है कुर्बन। क्या बनता है? कुर्बन। कुर्बन का मतलब करता हुआ, ठीक है, बालक कार्य करता हुआ खाना खाता है। इस तरह के वाक्य हम बनाते हैं इनसे। इसके बाद में 7 नंबर पे चल धातु, चल, तो चल का बन जाएगा आपका चलन, और खाद होगी तो खादन बन जाएगा, हस होगी तो हसन बन जाएगा, वद होगी तो वदन बन जाएगा। एक धातु है इसमें अस धातु, अस। इसमें ध्यान रखना बच्चों, अस धातु में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहां पर बनेगा सन। सन स्त्रीलिंग में सती, नपुंसक लिंग में सत। याद रखना, अस धातु का रूप आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ अलग परिवर्तन है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको याद रख लेना। अस धातु में क्षत्रि लगाएंगे तो सन बनेगा, सन। अस यानी होना होता है, अस्ति, स्ता, संति, ठीक है। सन, सती, सत, ये नपुंसक लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, ये आपका पुल्लिंग का रूप है। इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों, और भी बना सकते हैं इसमें। जैसे वद धातु है तो वद का वदन बन जाएगा, वदन। अब आप सभी में देख लीजिए, जो मैंने बताया वो का वही दिख रहा है, अन 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 अन, ये आपको ध्वनि मिलेगी तो समझ जाना क्षत्रिय प्रत्यय होगा। क्या होगा? क्षत्रिय। अब मान लो इसमें पूछ लिया कि निम्नलिखित में से क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। कैसे? जैसे मान लो दे दिया उन्होंने पठ प्लस क्षत्रिय बराबर ऐसे, यहां इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। अब यहां पर उन्होंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का रूप नहीं बताया है, तो यहां पर कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्लियर करने के लिए यहां कोष्टक में लिख देगा पुल्लिंग, ठीक है, आगे यहां पर कोष्टक बना के पुल्लिंग लिख देगा ऐसे। तो यहां इसका मतलब है कि पुल्लिंग का रूप बताना है। यदि कोष्टक में स्त्रीलिंग होगा तो केवल स्त्रीलिंग का बताना है, और नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग का बताना है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्षत्रिय प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं शानच प्रत्यय की तरफ। शानच, शानच में हमने आपसे कहा कि भाई शानच में क्या होगा? मानह जोड़ना है, मानह या आने हैं, ठीक है, पुल्लिंग के अंदर, और स्त्रीलिंग में माना बनाना है, ठीक है, और नपुंसक में मानम। ये मैंने आपको तरीका बताया है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ धातु है। जैसे सबसे पहले लब धातु है, लब यानी प्राप्त करना है, तो मैंने जो तरीका बताया वो फॉलो करना है। लभ मानह बन जाएगा, लभ मानह, और स्त्रीलिंग में लभ माना, ठीक है। नपुंसक लिंग आप खुद लिख लेना, लभ मानम, ठीक है ना, जगह थोड़ी कम है इसलिए आप लिख लेना ये तो लभ मान है यानी प्राप्त करता हुआ, ठीक है ना, ऐसे। और लड़की है तो हम बोलेंगे प्राप्त करती हुई, ऐसे इसमें अर्थ निकलेगा इसका। इसके बाद में आगे लिखो आप सेव धातु, सेव धातु का बनेगा सेव मान है। जो मैंने प्रोसेस समझाई थी वो फॉलो हो रही है, आप देख लेना, चेक कर लेना आराम से, उसके बाद में बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो। याच यानी मांगना होता है बच्चों, याच, तो बनेगा याच माने हैं। क्या बनेगा बताओ? याच माने हैं। एक धातु है वृत, होना अर्थ में, तो वर्तते, वर्तेते, वर्तनते रूप चलता है, तो इसमें बनेगा वर्तमान है। क्या बनेगा? वर्तमान है। ऐसे ही एक धातु है आपकी मुद, मुद यानी प्रसन्न होने के अर्थ में है, तो यहां पर मुद का मोद बनेगा, मोदते रूप चलता है ना, तो मोद माने हैं। आपको याद रहना चाहिए कि रूप कैसे चलता है, तभी तो कर पाओगे आप। पता ही नहीं है तो कैसे बनाओगे आप, खुद ही बताइए भाई, नहीं बन सकता। एक धातु है वृद्ध, वृद्ध धातु है वृद्धि अर्थ में, तो बनेगा वर्धमान है। क्या बनेगा? वर्धमान है। अब यहां पर एक धातु है, काफी इंपॉर्टेंट धातु है, क्री धातु, क्री। अब देखो यहां क्री धातु में क्या बनेगा, ये थोड़ा सा अलग है मामला। क्री धातु के अंदर क्या बनेगा? हमने कहा कि भाई ते से पहले, जैसे हमने यहां बताया था लभ ते, ऐसे उदाहरण बताया था ना, ते से पहले यदि ए आ रहा हो, ए, तो आपको ते को हटा करके माने जोड़ना है। अब आप क्री का रूप बोलिए आत्मनेपद में। इसका रूप चलता है बच्चों, मैं समझा रहा हूं यहां पर, इसका रूप चलता है कुरुते, ऐसे। क्या चलता है इसका? कुरुते। क्या रूप चलता है? कुरुते। अब बता, कुरुते चल रहा है तो ते से पहले ए तो नहीं है यहां पर, तो फिर यहां पर आप माने नहीं कर सकते, यहां पर आने होगा। क्या होगा? आने। तो यहां पर ते को हटा करके हम क्या कर लेंगे? आने कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आने कर लेंगे। समझ गए बात को? अब यहां पर संधि आदि जो भी लग रही होगी वो हम काम करेंगे,
जो भी संधि लग रही होगी वो काम करेंगे। अब यहां पर कौन सी संधि लग सकती है, यहां यण संधि लग सकती है कि नहीं? यण संधि लगाओगे तो यहां पर रू में ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, इक के स्थान पर यण होता है, ठीक है। बाद में क्या होना चाहिए बताओ, बताइए। यहां पर यण संधि लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लग जाएगी, जैसे स्वागतम हमने बनाया था। तो यहां पर यण संधि करने से क्या होगा, देखो कु रेदा ऊ का वे बन गया और आगे आने हैं, ऐसे है। इनको सबको मिलाओगे तो यहां पर देखिए मिलाते ही ने आपका णे में बदल जाएगा और ये बन जाएगा कुर्वाण है। इस तरह से रूप बनेगा बच्चों, याद रख लेना, ढंग से मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी है। तो क्री धातु के अंदर हमने आने जोड़ा और बाकी सभी में हमने माने जोड़ा, तो अंतर समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि ते से जस्ट पहले यदि ए आ रहा हो तो माने जोड़ना है और ए नहीं आ रहा है तो आपको आने जोड़ना है। यहां मैंने उदाहरण बता दिया आने जोड़ करके, ठीक है, क्लियर है। अब यहां डायरेक्ट लिख लीजिए, क्री धातु में हम शानच लगाएंगे तो क्या रूप बनेगा बच्चों, कुर्वाण है, कुर्वाण है। इसका मतलब हो गया करता हुआ। क्या मतलब हुआ, करता हुआ। एक धातु है शिंग धातु, सोने के अर्थ में शेते शयाते शेरते रूप चलता है, शेते शयाते शेरते, यहां बनता है शयाने हैं, शयाने। यहां पर भी आने होगा क्योंकि इसका जो रूप चलता है ना वो बनता है शेते, ऐसे शेते बनता है। अब ते से पहले ए नहीं है तो आपको पता है क्या होगा, फिर तो आपको आने करना होगा, ठीक है ना, ऐसे। और आगे संधि आदि कार्य करके हम बना लेंगे शयाने हैं। कोई समझने में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने जो प्रोसेस आपको समझाई है वो बिल्कुल सरल से सरल तरीका है बच्चों। आप किसी भी धातु में शत्री लगा सकते हो, किसी भी धातु में आप शानच लगा सकते हो। याद रखना है कि परस्मय पदी यदि धातु है तो शत्री ही लगेगा और आत्मनेपद की धातु है तो उसमें शानच ही लगेगा। शानच जो प्रत्यय है वो दोनों प्रकार की धातुओं में लग सकता है, क्योंकि कुछ धातु उभय पदी होती हैं जो दोनों में रूप चलता है उनका। जैसे पच धातु है, आत्मने पद में भी रूप चलता है और आपका परस्मय पदी में भी चलता है। क्री धातु है, दोनों तरफ रूप चलता है। ऐसी कुछ धातु है जो दोनों तरफ रूप चलता है उनका, तो उसमें शानच लगा सकते हैं आप, ठीक है। और आप इसमें शत्री भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों जगह उसका रूप बन सकता है। जो दोनों जगह रूप चलने वाली धातु है उनके लिए कह रहे हैं ऐसे। तो ये याद रखना है आपको तरीका, माने या आने जुड़ेगा तो शानच हो जाएगा और अन की ध्वनि आएगी तो शत्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रत्यय। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम अगला प्रत्यय, आपको समझाते हैं। अब हम दो प्रत्यय और सीखेंगे एक साथ, इसलिए एक साथ सीख रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दोनों को एक साथ ही सीखना पड़ेगा जैसे अभी हमने सीखे थे। तो अब लिखेंगे आप अगला प्रत्यय, आपका रहेगा त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। तो एक तरफ तो लिख लेंगे आप त्वा, ठीक है, इक्त्वा, कल बताया ना मैंने, कत्वा नहीं है, इक्त्वा, इक्त्वा प्रत्यय। और एक तरफ लिख लेंगे हम ल्यप प्रत्यय, ल्यप। ये दो प्रत्यय हमारे रहेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों का अर्थ जो है वो लगभग सेम है, यानी सेम अर्थ में दोनों प्रत्यय होते हैं आपके। अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं। मान लो सवाल आ गया कि त्वा प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है और ल्यप प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो दोनों प्रत्यय सेम अर्थ में होते हैं। लिख लीजिए आप, यहां पर लिखेंगे कर के अर्थ में, करके, कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है, कर के अर्थ में, ठीक है। दोनों का कर के अर्थ में प्रयोग होता है बच्चों। कर के अर्थ में कैसे, जैसे कि काम करके, पढ़ करके, सो करके, नहा करके, धो करके, पढ़ा करके, हंस करके, नाच करके, गा करके। करके करके अर्थ जहां पर आएगा वहां दो प्रत्यय हैं आपके, एक तो इक्त्वा प्रत्यय होगा और दूसरा ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है ना। दोनों में हम अंतर बताएंगे और कैसे इसमें हम पहचान करेंगे वो भी मैं आपको तरीका समझा दूंगा। देखिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कोई भी जो धातु है हमारी उससे हमारा ये प्रत्यय हो जाएगा, धातु से कोई भी धातु होगी उसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ल्यप प्रत्यय है हमारा वो केवल उन्हीं धातुओं में होता है जिस धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रख लेना आप, ये इसमें खास बात है ल्यप प्रत्यय की। यानी त्वा प्रत्यय तो किसी भी धातु में हो जाएगा, लेकिन आपका ल्यप प्रत्यय बच्चों उसी धातु में होगा जिस धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है। इस बात को लिख लेंगे आप, धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर ल्यप होगा, धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर ल्यप प्रत्यय होता है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको।
कोई भी धातु में आप इक्त्वा प्रत्यय लगा सकते हो, लेकिन ल्यप प्रत्यय उसी धातु में लगाओगे जिस धातु से पहले कोई भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, उनमें से कोई भी उपसर्ग आपको पहले मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें शेष क्या बचता है। तो आपका देखो शेष क्या बच रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे चलो यहीं लिख देता हूं। इक्त्वा प्रत्यय के अंदर बच्चों त्वा शेष रहता है, त्वा, त्वा शेष, यानी जिस भी धातु में आप लगाओगे तो उससे जो हमारा शब्द बनेगा उसके लास्ट में त्वा दिखाई देगा, त्वा, उसी से समझ जाना त्वा प्रत्यय है। ठीक है, यही पहचान है इसकी, यही ट्रिक है। किसी भी शब्द में इक्त्वा दिख रहा है, त्वा, जैसे पठित्वा, हसित्वा, गत्वा, गत्वा, उक्त्वा, यदि इस तरह का कोई शब्द दिखाई दे रहा है तो समझ जाना यहां पर इक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है ना। इधर क्या शेष रहेगा भाई, इधर शेष रहेगा आपका ये, केवल यह शेष रहता है, यह शेष। ठीक है, इसमें आपको यह दिखेगा, ये, ठीक है ना। लेकिन धातु से पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा, तब आप समझ जाना कि यहां पर ल्यप प्रत्यय है। यही तो पहचान है आपकी। कितने भी उदाहरण देखना आप, सभी में यही पहचान मिलेगी जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे सुनिए, आगे देखिए। अब त्वा प्रत्यय से जो हमारा शब्द बनेगा उस शब्द का रूप किस लिंग में होगा, यह हमारे सामने सवाल आता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इक्त्वा और ल्यप ये जो दोनों प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों से जो भी शब्द बनेंगे उनका रूप नहीं चलेगा, क्योंकि इनसे बनने वाले शब्द आपके अव्यय शब्द होंगे और अव्यय का रूप नहीं चलाएंगे। अव्यय का रूप नहीं चलता है, सेम बनता है सभी जगह पर। ठीक है ना, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक जैसा रहेगा, सभी लिंगों में सेम मिलेगा, आपको कोई अंतर नहीं आता है उसमें। तो इससे बनने वाला जो शब्द होगा बच्चों वो क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। अव्यय शब्द मतलब कोई भी शब्द रूप नहीं चलेगा इसका, यहां भी अव्यय शब्द, अव्यय शब्द बनेगा, मतलब शब्द रूप नहीं चलेगा। अव्यय तो आप जानते ही हैं, जो कि सभी विभक्तियों में, वचन में और सभी लिंगों में सेम रहता हो, उसी को हम अव्यय कहते हैं। ऐसे आपको समझना है। अब देखिए, इक्त्वा प्रत्यय के अंदर गुण और वृद्धि का जो कार्य होता है बच्चों वो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लेना, नहीं होगा। और इधर गुण वृद्धि का कार्य होगा कि नहीं बताओ, इधर भी नहीं होगा। तो एक तो फायदा हो गया हमारे लिए कि गुण और वृद्धि का कार्य हमें नहीं करना है, धातु में हमें गुण या वृद्धि नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें प्रत्यय जोड़ना है बस। ठीक है ना, तो आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें देखो और मेन बातें तो आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसमें एक बात और है, इधर ध्यान रखनी है आपको। ल्यप के अंदर एक खास बात है, क्या, ह्रस्व स्वरांत धातु होने पर, ह्रस्व स्वरांत धातु होने पर, ठीक है, आप क्या करेंगे, तुक का आगम करेंगे बच्चों। तुक आगम मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, तुक आगम का मतलब क्या है, यानी जैसे हमारा उपसर्ग रहेगा, पहले तो उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग और धातु। ठीक है, धातु से पहले उपसर्ग रहेगा, फिर इधर आपका क्या रहेगा, प्रत्यय। ऐसे ये हमारी कंडीशन रहेगी, यानी धातु से पहले उपसर्ग मिलेगा तभी तो ल्यप करेंगे हम, और इधर आपका प्रत्यय रहेगा। तो यहां पर जो बीच में जगह बच रही है, ये इस जगह पर तय आ जाएगा, इसी को कहते हैं तुक का आगम। तुक का आगम कहते हैं, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में तय का आ जाना क्या कहलाता है, तुक आगम। लेकिन ये तुक आगम कब होगा, ये तभी होगा जब ह्रस्व स्वरांत धातु से हम ल्यप प्रत्यय कर रहे हैं, तब। ऐसी धातु जिसमें ह्रस्व स्वर है, कैसा स्वर है, ह्रस्व। आप ह्रस्व स्वर तो जानते ही हैं, ह्रस्व स्वर होगा तभी जाकर के आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप तय करोगे, बीच में तय आकर के और बैठ जाएगा। ये आपको समझना है। तो इसमें जो मुख्य बातें थी, इसके जो नियम थे वो मैंने बता दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें हम उदाहरण समझते हैं। बहुत कोई ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा कठिन कोई चीज नहीं है, इसमें कठिन कोई इसमें नियम नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा यदि एक दो बार आप इसको सुन लेंगे, देख लेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और उदाहरण आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक एक के आपको उदाहरण समझा देते हैं। सबसे पहले इक्त्वा प्रत्यय के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी पठ धातु है, पठ धातु सरल है इसलिए हम पठ धातु ही सबसे पहले सीख रहे हैं। पठ में हम लगाएंगे पठित्वा। ठीक है, हमने आपको पहले ही कह दिया कि कुछ धातु हमारी सेठ धातु हैं जिनमें ई लगेगा। ये आप जैसे जैसे कुछ धातुओं का पाठ करोगे, इनको पढ़ोगे, डेली देखोगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ई कहां पर हो रहा है, क्योंकि ई कहां होगा कहां नहीं होगा ये बहुत बड़ा मैटर है। किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये अनिट क्यों है, यहां पर ई क्यों हुई, तो हमने पहले भी कहा कि बच्चों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इट का,
यानी ई कब होगा कब नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पट से हमने पठित्वा बना लिया, तो यहां पर लास्ट में त्वा दिख रहा है, आपको समझ जाना इसमें एक त्वा प्रत्यय है। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आप जैसे खाद धातु है तो खादित्वा बना लेंगे, खाद अर्थ हो जाएगा खादित्वा का खा करके, और पठित्वा का अर्थ हो जाएगा पढ़ करके। आगे है जैसे मान लो क्री धातु, क्री यानी खरीदना होता है बच्चों, क्री, तो इसमें बन जाएगा आपका क्रीत्वा, मतलब खरीद करके। और जैसे मान लो हस धातु है, हस यानी हंसना होता है, तो बन जाएगा हसित्वा। क्या बनेगा? हसित्वा बनेगा कि नहीं। इसके अलावा जैसे मान लो लिख धातु है, लिख, लिख यानी लिखना, तो यहां क्या बनेगा? लिखित्वा, लिखित्वा, लिखित्वा का मतलब क्या हुआ बच्चों? लिख करके। ऐसे आपकी गम धातु है, गम। अब यहां पर गम धातु में याद रख लेना, गम धातु के अंदर मैं का लोप हो जाएगा, जब हम इसमें त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो मैं का लोप हो जाता है, तो यहां बनेगा आपका गत्वा। गत्वा का अर्थ हो जाएगा बच्चों जा करके। क्या अर्थ होगा? जा करके। नी यानी ले जाना होता है, तो बनेगा नी त्वा, ले जा करके। ठीक है, ऐसे आपकी एक धातु है जिसमें आपकी एक धातु आती है वद, वद। ठीक है, वद धातु है। इसके अलावा एक धातु आती है इसमें आपकी वद धातु के अलावा, जैसे ग्रह है, ग्रह है। अब देखो ये धातु कैसी है, इनमें संप्रसारण कार्य होता है। कुछ धातु ऐसी है जिनमें संप्रसारण कार्य होता है। संप्रसारण का हमने आपको इससे पहले की क्लास में भी समझाया था। जैसे इक के स्थान पर यण होता है, जैसे ई के स्थान पर यह होता है। जब यण के स्थान पर एक कार्य हो जाए, जैसे ई के स्थान पर क्या होता है? ये तो है आपका यण संधि का कार्य, लेकिन जब यह के स्थान पर ई होने लग जाए तो इसी को हम कहते हैं संप्रसारण कार्य। संप्रसारण कार्य क्या कहेंगे इसको? संप्रसारण कार्य। तो यह संप्रसारण कार्य आपका इक्वा प्रत्यय के अंदर होता है, कुछ धातुओं में होता है। तो मैंने यहां लिखी है जैसे कि वद धातु है, वद। अब वद धातु में होगा, यहां पर वे जो है, ये वे आपका ऊ की जगह होता है ना, तो अब इसको रिवर्स लेना है हमें, तो वे किसकी जगह? ऊ की जगह, तो ऊ कर देना यहां पर बस। तो यहां पर उदित्वा बनाएंगे हम, उदित्वा, उदित्वा। ठीक है, ऐसे यहां पर ग्रह है तो ग्रह की जगह गृह, गृहीत्वा हो जाता है, गृहीत्वा ऐसे बनता है, गृहीत्वा इस तरह से बनता है इसमें। ठीक है बच्चों, ऐसे। एक और लिख लो आप 10 नंबर पे, यहां पे मोस्ट है, लब धातु है, लब। अब लब में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? लब में जोड़ेंगे तो लब ध्वा ऐसे बनेगा। अब ये कैसे बना? संधि आदि कार्य हुए हैं इसमें, जैसे लब और त्वा है, देखो लब है और इधर आपका त्वा है। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों? देखिए लब और त्वा, यहां पर जो भय है इसका तो हुआ तीसरा, ते पे फे बे, तो तीसरा हो गया बे। ठीक है, ये बे हो गया। इसके बाद में तय का हुआ चौथा, ते थे दे धे। ठीक है, चौथा हो गया, तो यहां पर बन गया धे, तो बन गया लब ध्वा। अब ये संधि आदि के नियम से हुआ है, आपने संधि आदि पढ़ रखी होंगी तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, लब में एक त्वा जोड़ेंगे तो लब ध्वा बनेगा, ध्वा। यहां पर त्वा नहीं दिख रहा है क्योंकि तय का धे बन गया, इसलिए ध्वा दिख रहा है, तो समझ जाना ये आपका त्वा ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर 10 उदाहरण आपको समझाए। अब सारे उदाहरणों को आप देख सकते हैं, पठित्वा, खादित्वा, क्रीत्वा, हसित्वा, लिखित्वा, गत्वा, नीत्वा, पठित्वा, इन सब में त्वा त्वा दिख रहा है। यही ट्रिक है और यही पहचान है त्वा प्रत्यय की। वैसे इसमें कहां कठिनाई है बताइए, कहां प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ऐसे। अब आगे इधर हम लिय प्रत्यय समझ रहे हैं, तो लिय प्रत्यय के उदाहरण भी हम साथ में ही बता देते हैं। हमने आपसे कहा कि भाई लिय प्रत्यय आपका तब होगा जब धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा, तभी तो करोगे आप लिय प्रत्यय। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले हम पठ ले लेते हैं। पठ धातु है, इसमें हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, सम, सम और पठ। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम सम धातु, सम उपसर्ग हो गया, पठ हमारी धातु हो गई। अब इसमें हमारा लिय प्रत्यय हो जाएगा, केवल पठ में नहीं होगा, पठ के साथ में उपसर्ग यदि है तभी होगा। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों समपच्छे, ऐसे समपच्छे। पठ धातु यो की तो आ जाएगी और लेप का ये बचता है तो ये यो की तो जुड़ जाएगा। इस तरह से आपके उदाहरण दिखेंगे, यानी कि लास्ट में यह दिखाई देगा, विसर्ग वगैरह कुछ नहीं होगा, यह दिखेगा पूरा का पूरा, और धातु से जस्ट पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा। उपसर्ग कोई सा भी हो सकता है। उदाहरण और देखो आप, जैसे हस धातु है, हमने बी उपसर्ग जोड़ा, बी हस, तो यहां बन गया आपका विहस्य। देखो विहस्य आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा एक धातु है आपकी क्री, क्री, तो क्री में हमने जोड़ दिया वी, वी और क्री, क्री यानी खरीदना, तो यहां बन गया विक्रीय, विक्रीय बन गया। ऐसे आपकी धातु है जैसे कि वध, वध धातु है वध। अब वध से पहले हम लगा रहे हैं उपसर्ग अनु,
अनु धन वध। अब क्या बनेगा, हमने वध धातु इधर भी बताई आपको, देखो 8 नंबर पे ये। तो हमने कहा कि वध धातु में हमने संप्रसारण कार्य किया है, गाड़ी को रिवर्स लिया है, यानी कि व जो था हमारा, इस व की जगह हमने ऊ कर दिया। अब यहां पर भी आपको यही कार्य करना होगा। जब आप ऊ कर दोगे तो स्थिति इस तरह से बन जाएगी बच्चों, ऐसे। बताइए बनेगी कि नहीं। अब यहां पर आपको पता है संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, तो यहां पर क्या बन जाएगा, और आगे आपका ये जुड़ जाएगा लेप प्रत्यय वाला। अब इन सबको मिलाओगे तो अनुद्य, अनुद्य ऐसे बनेगा, देखो अनुद्य ऐसे, ये दे और ये है, जैसे विद्यालय में होता है ना, इस तरह से ये अनुद्य इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्यों बना आपको हमने समझा दिया यहां पर। तो ये आपके लिए मोस्ट मानो अनुद्य। अब इस तरह से आ जाए कि अनुद्य इत्यत्र कह प्रत्यय, तो चक्कर में पड़ जाओगे यार कौन सा प्रत्यय है। ये संधि आदि का नियम पता रहना चाहिए, सब जगह काम आएंगे ये। तो यहां पर यह दिख रहा है और अनु उपसर्ग दिख रहा है, ठीक है, और वद धातु है इसमें ऐसे। इसके अलावा एक धातु है आपकी ग्रह है, जो कि मैंने यहां भी बताई थी आपको, इधर ये रही, देखो ये 9 नंबर पे। अब इस ग्रह के अंदर भी हम उपसर्ग लगाएंगे, तो हम लिख देते सम उपसर्ग, सम धन ग्रह है। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा बताइए, इसका बनेगा सम गृह्य, सम गृह्य इस तरह से बन जाएगा। ऐसे आपका एक है लिख धातु ले लेते हैं, मान लो लिख। अब लिख से पहले हम उपसर्ग लगा देंगे, ठीक है, तो यहां लगा देते हैं हम वी उपसर्ग, वी, तो हो जाएगा वी धन लिख, तो बन जाएगा वी लिखे। क्या बनेगा, वी लिखे। ऐसे आप लगा दो आंग उपसर्ग, आंग, आंग में से सिर्फ आ बचता है और नी धातु है हमारी, तो बन जाएगा आ नी, आ नी ये। इसी तरह आप लगा सकते हैं, जैसे आपकी लब धातु है, लब, लब में उप जोड़ दिया, उप हो गया और लब धातु हो गई, तो बन जाएगा उपलभ्य, उपलभ्य। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका जो हमने बताया है वो का वही ध्यान रखना है। आप देख लो सब जगह आपको यह मिलेगा, सारे उदाहरणों में लास्ट में आपको यह मिलेगा, ये, और ये से जस्ट पहले धातु मिलेगी, उस धातु से पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा। ये वाली कंडीशन है तो निश्चित रूप से वहां पर लेप प्रत्यय होगा। ये आपको पहचान बता रहे हैं, इस तरह से पहचान करनी है आपको। और त्वा दिखेगा तो वहां एक त्वा प्रत्यय होगा। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ऐसा कुछ है क्या जो इसमें समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, समझ में आना चाहिए, आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रत्यय। अब चलिए बच्चों अगला प्रत्यय देखते हैं। आगे आप लिखेंगे प्रत्यय तुमुन, तुमुन प्रत्यय लिखें। अगला हमारा प्रत्यय है बच्चों तुमुन, ठीक है। तुमुन प्रत्यय के अंदर आपका तुम शेष रहता है, तुम शेष रहेगा। क्या रहेगा? तुम शेष, यानी आपको धातु के लास्ट में तुम दिखाई देगा। जब कोई शब्द आप देखोगे, ठीक है, तुमुन वाला, तो उसमें लास्ट में तुम दिखाई देगा, तुम, जैसे पठितुम, हासितुम, गंतुम, ठीक है ना, इस तरह के आपको शब्द दिखाई देंगे, तो आप समझ जाना वहां पर तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय बच्चों आपका के लिए के अर्थ में होता है, के लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है ये, के लिए अर्थ में, जैसे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, हंसने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रोने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए जुड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, के लिए अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय, और इसमें से तुम शेष रहता है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें एक बात ध्यान रख लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। तव्यत प्रत्यय के अनुसार, तव्यत प्रत्यय के अनुसार धातु में परिवर्तन, ठीक है, होंगे। यानी तव्यत प्रत्यय के अंदर हमने जो नियम बताए थे आपको, वो के वही नियम यहां भी आपके आएंगे, ऐसे समझ लो आप। तो तव्यत प्रत्यय हमने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, तो उसमें जो नियम बताए थे वो नियम यहां भी आपके काम आएंगे, इसलिए हमने वो का वही लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रख लेना, इट, और इट का मतलब ई आना, ई आता है ना, इट। इसके बाद में आप लिखेंगे इसमें इट के साथ में गुण कार्य, गुण कार्य होगा, मतलब इट का आगम भी होगा और गुण कार्य भी होगा। इट भी आएगा, तव्यत में भी आया था, इट भी आएगा और गुण कार्य भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट का मतलब जैसे हमने पठ बनाया था, पठ धातु है, तो पठ धातु में हमने कहा कि पठी बनाना है, पठी, फिर आपको इसमें तव्यत लगाएंगे तो पठितव्य है, ऐसा हमने बताया था आपको।
तो सेम स्थिति यहां भी रहेगी, यहां पर भी ई आएगा, और जहां पर आवश्यकता होगी गुण संधि की, गुण कार्य की, वहां गुण भी होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखो, इस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे वो अव्यय होंगे बच्चों, अव्यय। अव्यय यानी इससे जो भी शब्द बनेंगे वो अव्यय बनेंगे, उनका रूप नहीं चलेगा। अव्यय से यही है, इनका रूप नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे। तो अब इनमें से कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीज बता दी है। इसमें बिल्कुल छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए उदाहरण देख लो आप, इसमें ये नियम आपको फॉलो करने हैं, बस उदाहरण आप आराम से बना सकते हैं। तो यहां से मैं उदाहरण लिख रहा हूं। सबसे पहले पट धातु का उदाहरण लिख रहे हैं। मैंने कहा कि इट आगम हो जाएगा तो बन जाएगा पठी, और सीधा तुम जोड़ देना, पठी तुम। बताओ आसान है कि नहीं, कहां दिक्कत है? ई जोड़ना है, और जहां गुण संधि की आवश्यकता पड़ेगी वहां गुण कार्य करेंगे, और आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है, होगी तभी तो करेंगे जरूरत, ऐसे। दूसरी धातु लिखें। दूसरी धातु है हमारी, जैसे खाद धातु है, खाद, तो यहां बन जाएगा खादी तुम, खाने के लिए। ऐसे हमारी दा धातु है बच्चों, दा में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ लेना है, दा तुम, देने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारी गई धातु है, गई। अब गई धातु में आपको क्या करना है, यदि आई कारांत वाली धातु है जिसमें आई जुड़ा हुआ है तो आई को आ कर देना है, फिर आपको डायरेक्ट प्रत्यय जोड़ देना है, तो गा तुम, गाने के लिए, ऐसा अर्थ निकल जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्री धातु है, क्री। अब यहां क्री धातु में लास्ट में आपका री आ रहा है, यहां गुण संधि कार्य करना पड़ेगा, यहां गुण कार्य होगा। तो री का गुण क्या होता है बताइए बच्चों? री का गुण अर होता है, अर। तो अर जोड़ दो तुम के अंदर, तो बन जाएगा कर। क्या बनेगा? कर, कर। और तुम आपका प्रत्यय का है ही, तो बन जाएगा कर तुम। इस तरह से हमारा बन जाएगा शब्द कर तुम, करने के लिए, अर्थ निकलेगा करने के लिए, कर तुम यानी करने के लिए। ऐसे आपका 6 नंबर पे लिखेंगे आप, दृश्य धातु है, दृश्य, देखने के अर्थ में। यहां पर ध्यान रखना, द्रष्टुम बनता है, द्रष्टुम, द्रष्टुम, ठीक है। संधि आदि कार्य होकर के यहां पर ये आपका शब्द बनता है द्रष्टुम। मैंने पहले भी बता दिया है इसका, द्रष्टुम। इसके बाद में अगली है हमारी, जैसे पा धातु, पा यानी पीना होता है, जैसे पानी पीना, दूध पीना, तो यहां बन जाएगा पातुम। क्या बनेगा? पातुम, ठीक है। अब एक धातु हमारी प्रच, प्रच यानी पूछना होता है बच्चों। क्या होता है? पूछना। तो यहां बनता है प्रष्टुम, प्रष्टुम, ठीक है। यहां भी संधि आदि के नियम से बन रहा है। हमारी धातु है हन, हन, ठीक है। अब हन धातु में क्या करेंगे? हन तुम, डायरेक्ट जोड़ दो, हन तुम। इसी तरह हन के बाद में है आपकी जैसे वच धातु, वच, वच। तो यहां वच धातु के अंदर आपको क्या करना है? चे का क्या करना है बस। तो यहां बन जाएगा वक्तुम, वक्तुम। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा विशेष है, वक्तुम बनेगा। अब मान लो यहां पर हमारा जैसे त्यज धातु है, त्यज, त्यज, तो यहां जय का भी क्या बनेगा? तो यहां बनेगा आपका क्या बनेगा बताओ? त्यक तुम, त्यक तुम, ठीक है। अब ऐसे मान लो पच धातु है, पच, पच, तो पच का क्या बनेगा? पच में चे का भी क्या बनेगा? तो पक तुम, पकाने के लिए, पक तुम। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे उदाहरणों में तुम 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 दिखाई दे रहा है, और जहां संधि आदि कार्य हो रहा है वहां पर तुम दिखाई दे रहा है, तुम, क्योंकि तय के स्थान पर तय हो जाता है। अब तय कहां होता है, कौन सी संधि में होता है तय की जगह, ये तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो वहां ज्यादा समय हम खराब नहीं करें, क्योंकि वो हम पहले से सिखा चुके हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमारा तुमन प्रत्यय हो जाता है। हमने कहा कि तुम शेष रहेगा, के लिए अर्थ में होगा, और तबियत प्रत्यय के अंदर जैसे नियम बताए थे वो वाले नियम यहां भी फॉलो होंगे। इसके बाद में कहा कि इट और गुण कार्य होगा, इसमें जहां आवश्यकता होगी गुण करना पड़ेगा, और जहां पर सेठ धातु है वहां पर ई करेंगे हम, यानी ई जोड़ेंगे। जैसे पट है तो पठी, लिख है तो आपने बनाया लिख, लेखितव्य, ठीक है। खाद है तो खादितव्य, ऐसे। तो उसी तरह से हम बना लेंगे खादितुम, खादितुम, पाठितुम, हासितुम। इस तरह से तुम हम लगा के बना सकते हैं बच्चों। तो क्लियर है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला प्रत्यय। हमारे इसमें सिर्फ 2 प्रत्यय और बचे हैं, उसके बाद में हमारा कृदंत पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगला प्रत्यय लिखिए आप, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय। ये हमारा प्रत्यय है घय, ठीक है। घय प्रत्यय, इस प्रत्यय के अंदर बच्चों ए शेष रहता है, ए, ध्यान रख लेना, ए शेष रहता है, ए। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि भाई घय प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, तबियत का क्या शेष रहेगा, ठीक है ना, तुम उनका क्या शेष रहेगा, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर घय का हमारा क्या रहेगा? ए शेष रहेगा बच्चों। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो लिख लीजिए आप, यहां पर नोट करते चलिए। भाववाचक,
भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए घय प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, यानी इससे भाववाचक शब्द बनेंगे। सीधी सीधी बात यह है। इसके बाद में याद रखना है, इससे जो भी हमारे शब्द बनेंगे वो सदैव पुल्लिंग बनेंगे, केवल पुल्लिंग में बनेंगे। वो पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग शब्द बनते हैं, शब्द बनेंगे, ऐसे ध्यान रख लेना। इसमें जितने भी हमारे शब्द बनेंगे वो सबके सब कैसे बनेंगे? पुल्लिंग के बनेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे सारे के सारे। तो ये ध्यान रख लेना, जिसमें घय प्रत्यय लग जाए, ठीक है, तो वो आपका शब्द पुल्लिंग ही बनेगा, ये नियम है। अब इसमें और कुछ नियम है ना, उनको भी देख लीजिए। इसमें नियम है धातु के अंत में, लिख लीजिए इसको, धातु के अंत में यदि धातु के अंत में च या जे आ जाए तो च और जे के स्थान पर क और गे कर देना है, क और गे करते हैं। देखिए, धातु के अंत में यदि च जे आ जाए तो हम च और जे की जगह क और गे करेंगे, मतलब च की जगह तो क करेंगे और जे की जगह गे करेंगे। ये हम जब बनाएंगे तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वृद्धि व गुण कार्य यथा प्राप्त होता है, या वृद्धि व गुण कार्य होगा, ऐसे लिख लो सीधा, ठीक है। मतलब यथा प्राप्त गुण और वृद्धि कार्य होगा, जहां पर आवश्यकता होगी, जहां पर नियम लग रहा होगा तो वहां पर वृद्धि कार्य भी होगा, और गुण का नियम लग रहा होगा तो गुण कार्य भी होगा, ठीक है। ऐसे आप और नियम ध्यान रखने, इसमें लिखो स्वरांत। स्वरांत का मतलब क्या हुआ? ऐसी धातु जिसके अंत में स्वर हो, स्वरांत धातु, ठीक है। इसके अलावा हलंत धातु, हलंत धातु यानी स्वरांत धातु हो गई और आपकी हलंत धातु हो गई। इन दोनों से जब हम घय करेंगे, ध्यान रखना, स्वरांत धातु हो या फिर हलंत धातु हो, इसके बाद में जब हम घय प्रत्यय करते हैं तब क्या होगा वो सुन लीजिए। उपधा, ए को हम आ करेंगे, मतलब वृद्धि कार्य करेंगे। उपधा में जो ए होगा उसको तो आ करेंगे। उपधा का मतलब होता है बच्चों सेकंड लास्ट, जैसे रम है, रम शब्द, अब इसमें लास्ट में मैं है और सेकंड लास्ट रे है, तो रे में ए जो है ये हमारा उपधा का ए है, इसको आ कर देंगे, ठीक है, उपधा में। अन्य स्वर जो होगा, अन्य स्वर को गुण करेंगे, अन्य स्वर को क्या करेंगे? गुण करेंगे। ये आपको नियम ध्यान रखना है। इसके बाद में आकारांत यदि कोई धातु आएगी, आकारांत यदि धातु आएगी कोई और उससे हम घय करेंगे तब क्या होगा? ये का आगम होगा, मतलब बीच में ये जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, बीच में क्या जुड़ जाएगा? ये का आगम होगा। जैसे हमने तय बताया था ना, बीच में आकर के तय जुड़ जाता है, धातु और प्रत्यय के बीच में ये आ जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना। और कोई धातु मान लो ऐकारांत वाली है, ऐसे ऐकारांत, तो आपको क्या करना है? ऐ की जगह आपको आ कर देना है और फिर ये वाला नियम लग जाएगा, फिर आ हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा, तो फिर आपको ये का आगम कर लेना है। तो ये इसमें जो जो नियम है बच्चों वो मैंने सारे के सारे बता दिए। अब इसमें कोई भी उदाहरण आप बना सकते हो, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। देखो कुछ नियम तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, कुछ तो करने ही पड़ेंगे। अब इसमें ट्रिक सब में बताएंगे, लेकिन नियम के बिना ट्रिक भी काम नहीं करेगी। कुछ नियम ध्यान रखोगे तब जाके ट्रिक अपने आप ही सेट हो जाएगी और अपने आप ही याद हो जाएगी वो, ठीक है ना। अब इसमें ये चीजें ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन बातें नहीं है। अब इसमें मैं उदाहरण बताता हूं, देखो फटाफट समझ में आ जाएगा। ये याद रखना, जो जो मैंने बातें बताई है वो सारी बात याद रखना, तभी जाकर के आप समझ पाओगे ये चीज। मैं इसको मिटा रहा हूं और उदाहरण समझाता हूं। अब चलिए बच्चों, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको उदाहरण समझाते हैं, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए, पट धातु का ले रहे हैं हम। पट धातु का हमने आपसे कहा कि भाई आपकी जैसे स्वरांत धातु है तो ये स्वरांत धातु नहीं है। हमने कहा कि हलंत धातु हो तो हलंत धातु है, क्योंकि इसके लास्ट में हल वर्ण है, मतलब व्यंजन है, ठीक है। तो हमने कहा कि उपधा में जो ए होगा, ए, उस ए की जगह आ कर देंगे, और अन्य कोई स्वर होगा, अन्य स्वर होगा तो आप क्या करेंगे? गुण कर देंगे। ये बात मैंने आपको समझाई थी अभी। तो यहां पर देखिए हल लास्ट में है और यहां पर उपधा में ए आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहां पर जो ए है उसको आ बना देंगे, तो आप यहां बना देंगे पाठ, हलंत है ना पाठ, ऐसे। और अब आप क्या करेंगे? इसमें आप घय प्रत्यय लगाएंगे तो घय का ए बचेगा, ए आपका ठे में आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। फिर इसमें हम विभक्ति करेंगे तो फिर विसर्ग हो जाएगा विभक्ति करके, तो बन जाएगा पाठ है, ऐसे।
ठीक है, पाठ है, इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आप आराम से पहचान सकते हैं कि पाठ है पट से बना है, और पट से बना है तो यहां पर वृद्धि हुई है। तो वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि यहां पर आपका घय प्रत्यय है, इसीलिए वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका इस ठे में ए जुड़ा हुआ है और यहां पर वृद्धि हुई है, तो समझ जाना इसमें घय प्रत्यय होगा, फिक्स है ये नियम। ऐसे ही आप और बना लीजिए, जैसे वध धातु है, वध सेम बनेगा तो वाद है बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका जैसे क्री धातु है बच्चों, क्री। अब क्री में बताओ क्या होगा, बताइए क्री में क्या करेंगे हम? हमने कहा कि यदि स्वरांत धातु है, स्वर अंत वाली धातु है, तो हम क्या करेंगे बताइए भैया? उपधा तो है नहीं इसमें, तो यहां पर री की वृद्धि कर लेंगे। तो यहां पर हमने पहले ही कहा कि वृद्धि यदि प्राप्त होगी तो करेंगे, और गुण भी प्राप्त होगा तब भी करेंगे। तो यहां पर वृद्धि प्राप्त हो रही है तो री की वृद्धि आर होती है, तो बन जाएगा कार है, ऐसे कार बन जाएगा। इसी तरह से हमारी धातु है जैसे पच, पच हमने कहा कि चे जय को कै गे हो जाता है, तो चे की जगह क्या हो जाएगा? कै, तो बन जाएगा पाक है, पाक है। नियम ध्यान रख लेना, जो जो मैंने बताया उसी से होगा। यज धातु है, यज हमने कहा कि जय की जगह गे होता है तो बनता है याग है, क्या बनेगा? याग है। इसी तरह धातु है रम, तो रम में बनेगा राम है, राम शब्द इस तरह से बनता है, देखो रम धातु से राम बनता है। इसी तरह त्यज है, त्यज, त्यज बनेगा आपका त्याग है, जय का गे हो जाएगा त्याग है। इसी तरह आपका लव धातु है, लव, तो लव से बनेगा लाभ है, बन जाएगा। इसी तरह आपकी धातु है क्री हो गई आपकी, जैसे हरि धातु है, हरि हरण करना, तो इससे बनेगा हरि का आर वृद्धि करके हारे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हारे है। अब यहां पर एक धातु हमारी श्रु, ऐसे। अब बताओ श्रु धातु है तो श्रु में क्या बनेगा? श्रु में उ जो है, इस उ का हम वृद्धि कर लेंगे तो औ हो जाएगा, और औ होने के बाद में आव कर लेंगे तो श्राप बन जाएगा, श्राव है, ऐसे। तो ये बन गया। अब देखो अगला है हमारा 11 नंबर पे, चुर है, चुर, ठीक है, चुर। अब यहां पर देखो उपधा के अंदर ए तो है नहीं, अन्य स्वर होगा, तो हमने कहा कि गुण करना है, तो यहां पर गुण करके बना लेंगे चोर है, क्या बनेंगे? चोर है। इसी तरह हमारा बुध धातु है, बुध, बुध, तो यहां बन जाएगा बोध है, बोध है। ऐसे और भी बना सकते हो आप। नियम ये का यही रहेगा, आपका ध्यान रखना है नियम। आपको जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी वो आपको सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। और आप या फिर ऐसा करिए कि इनको डेली पढ़िए। आप जितनी भी उदाहरण हम लिखा रहे हैं इनको पाठ करना है, सिर्फ आपको रटना नहीं है, केवल पढ़ना है इनको देख करके। जैसे पाठ है, घय प्रत्यय के उदाहरण है, पाठ है, वाद है, कार है, पाके, यागे, राम है, त्यागे, लाभ है, हार है, ऐसे डेली पढ़ लो आप, 2-3 दिन में याद हो जाएंगे सब। ये भी एक तरीका है, पाठ करते करते सारी चीजें याद हो जाती हैं, वो चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक और प्रत्यय हम बता रहे हैं, उसी के साथ हमारा कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। चलो अब चलिए बच्चों, एक प्रत्यय और है हमारा, उसको भी हम सीख लेते हैं। प्रत्यय है, लिखिए ल्युट। ल्युट प्रत्यय है हमारा, कौन सा है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का हमारा यू बचता है बच्चों, यू, और यू के स्थान पर फिर अन हो जाता है, अन। क्या हो जाता है? अन। देखो ल्युट प्रत्यय के अंदर यू बचेगा, क्या बचेगा? यू, और यू के स्थान पर हो जाएगा अन। क्या हो जाएगा? अन। याद रखना इस चीज को, इसमें से यू बचेगा, यू की जगह अन होगा। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे खास बात क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे। इससे जो शब्द बनेंगे वो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेंगे। इसके अलावा सदैव नपुंसक लिंग शब्द बनेंगे। इससे जितने भी शब्द बनेंगे वो सदैव नपुंसक लिंग के शब्द बनेंगे बच्चों, ये भी ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा याद रखना, अंतिम स्वर और उपधा स्वर को गुण होगा। अंतिम स्वर हो या फिर उपधा स्वर हो, उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ठीक है। अंत में स्वर हो तो गुण हो जाएगा, उपधा में स्वर हो तो गुण हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आकारांत मान लो धातु है, आकारांत धातु है तो आप क्या करोगे? सीधा ही प्रत्यय जोड़ दोगे, सीधा प्रत्यय जुड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और मान लो ऐकारांत है, ऐकारांत, तो ऐकारांत में आप क्या करेंगे? ऐ की जगह आ करेंगे। ठीक है। और फिर वही प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, वही आ गया ना फिर। तो ये इसमें नियम है, शॉर्ट नियम। बस ये नियम आपको समझ में आने चाहिए, तभी जाकर के आप इसके उदाहरण बना पाओगे और समझ पाओगे। कोई भी उदाहरण आ जाओ आप फटाफट सीख जाओगे। अब इसमें एक शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूं। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? इन उदाहरणों में खास बात यह है कि आपको अनम दिखाई देगा, सारे उदाहरणों में अनम, बस
इसी से समझ लेना, अनम दिखाई देगा और भाववाचक शब्द होगा तो वो समझ जाना आप ल्युट प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे दानम है, कर्णम है, दर्शनम है, पठनम है, भोजनम है, ध्यानम है, नियनम है, शयनम है, सारे उदाहरण इसी के तो हैं। ऐसे बना सकते हो आप, उदाहरण लिख लो। चलिए देखिए, जो मैंने बातें बताई हैं वो फॉलो करनी है और फिर आराम से आप उदाहरण बना सकते हो। जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञा। अब इस ज्ञा धातु में आपको क्या करना है, ल्युट प्रत्यय करना है और ल्युट प्रत्यय का यू बचता है, यू का अन होता है। फिर आपको नपुंसक लिंग के अंदर मैं जोड़ना होगा, जैसे फलम होता है कि नहीं, फलम, ऐसे आपको अनम जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे इसमें अनम सीधा डायरेक्ट, तो ज्ञा में अनम जोड़ो तो क्या बनेगा, ज्ञानम। बताओ बनेगा कि नहीं, ज्ञानम। इसी तरह एक धातु है हमारी स्था, तो इसमें बनेगा स्थानम, क्या बनेगा, स्थानम। इसी तरह हमारी धातु है इसमें ध्यय धातु है। हमने कहा कि यदि ऐकारांत धातु है तो ऐ को पहले आ करेंगे और फिर आप प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हम बनाएंगे इसमें धई को क्या बनाएंगे, ध्यानम, ऐसे। इसके बाद में है आपकी जैसे नी धातु है बच्चों, नी। अब नी का कैसे करेंगे, नी में जो ए है, नी में ई जो है उसको हम गुण करेंगे, फिर अय आदेश करेंगे, फिर बनाएंगे नयनम, ऐसे, नयनम, ठीक है, नयनम। इसी तरह से हम बनाएंगे क्री धातु, तो क्री में अर करेंगे गुण, री का अर और बनेगा कर्णम। अब इसमें ने का णे हो गया रे की वजह से, रे के कारण यहां पर ने णे में बदल गया। ऋणत्व का नियम मैंने आपको बता रखा है, वहां आप देख सकते हैं। तो री का जो री है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, गुण हो जाएगा। हमने कहा कि देखो आवश्यकता होने पर गुण भी होगा। अंतिम स्वर, तो अंतिम स्वर है या उपधा स्वर है उसको गुण करेंगे, तो उपधा में तो कुछ है नहीं, यहां पर हमारा अंतिम स्वर है री, तो इसको गुण करेंगे, तो गुण री का अर होता है, इसलिए हमने कर्णम बनाया। इसमें क्या बनाया, कर्णम। अब जैसे पट धातु है हमारी, पट, तो पट धातु में क्या बनेगा बताइए, पठ और नम, तो पठनम, आपको अनम जोड़ देना है। इसी तरह भुज धातु है, भुज, ठीक है। तो इसमें देखो उपधा में हमने कहा कि उपधा में स्वर होगा तो गुण होगा। अब यहां पर उपधा में भुज में ऊ आ रहा है तो गुण होगा भोज, तो बन जाएगा भोजनम, क्या बन जाएगा, भोजनम, इस तरह से। इसी तरह आपका दृश्य धातु है, दृश्य। अब यहां पर उपधा में री आ रहा है तो री का आपको गुण करना है अर, तो बना लेंगे दर्शनम, क्या बना लेंगे, दर्शनम। इसी तरह आपकी 9 नंबर पे लिख धातु है, लिख। अब उपधा में ई आ रहा है तो लेख बना लेंगे, लेखनम। एक और लिख लो, शिंग धातु है, शिंग, ठीक है, शिंग धातु है, इसमें से शी बचता है, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ई है, इस ई का गुण कर लेंगे तो शे बन जाएगा, फिर शे में एक को अय आदेश कर लेंगे तो शय बन जाएगा, अनम जोड़ दो तो शयनम बन जाएगा। ऐसे बहुत आसान है बच्चों। अनम अनम की ध्वनि सुनाई देगी, अनम अनम, ज्ञानम, ध्यानम, नयनम, कर्णम, पठनम, भोजनम, दर्शनम, लेखनम, शयनम, सब जगह आपको अनम अनम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो समझ जाना इसमें ल्युट प्रत्यय होगा। इस तरह से हमारा ये ल्युट प्रत्यय बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम आसान तरीका से, सरल तरीका से, ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर सारे प्रत्यय आपको सिखा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रत्यय में कोई प्रॉब्लम यदि है, कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप जरूर हमसे पूछें बच्चों। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको और सरल करके उसको समझाया जाए। अब देखिए, इसमें हम 1-2 क्लास और रखेंगे आपकी। जैसे तद्धित के कुछ प्रत्यय बताएंगे, 2-4 प्रत्यय, उसके बाद में स्त्री के 2-4 प्रत्यय बताएंगे। तो हमारा जैसे 9 तारीख का जो समय है वो फिक्स है कि प्रत्यय हम कंप्लीट करवा देंगे, पूरा प्रयास रहेगा हमारा। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है बच्चों, हमारे पास नेटवर्क की इतनी दिक्कत आती है कि वीडियो बन जाती है लेकिन अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में। अब देखिए कितनी समस्या आती है, वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद में उसमें एडिट करना, उसके बाद में एक्सपोर्ट करके उसको अपलोड करना, तो इसमें लगभग 3-4 घंटे का समय कम से कम चाहिए। लेकिन जब नेट की स्थिति ठीक नहीं होती है ना, इंटरनेट वाली नेटवर्क सही नहीं चलता है, तो वहाँ ये मानो 5-6 घंटे, 4-5 घंटे तो कम से कम लग ही जाते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे। वैसे मैंने कह भी दिया कि भाई 10 तारीख तक पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारा कुछ करवा दिया जाए। अब समाज का रहेगा, ये 2 क्लास प्रत्येक की रहेंगी, उसके बाद में समाज की 2-3 क्लास रहेंगी, उसमें हम पूरा बता देंगे आपको। उसके बाद में आपको हम बताएंगे टेस्ट पेपर, यानी कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें बच्चों, और जो भी प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ में जरूर शेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना है और अच्छे नंबरों के साथ में आपको सफलता प्राप्त करनी है। सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।